नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द फैंटास्टिक प्रोग्रामर में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टीसीएस का निंजा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। जो आज हमारे साथ रोहन है, तो रोहन आज आपको बताएंगे कि निंजा इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो रोहन, आप बताइए आपके बारे में। यस, थैंक यू भावेश। मेरा नाम रोहन राठौर है, जैसा आप सभी जानते हैं। एंड मैं 2021 बैच का स्टूडेंट हूँ। एंड करेंटली अभी मैं टीसीएस में वर्क कर रहा हूँ। मुझे ऑलरेडी 3 मंथ हो चुके हैं एंड एज ए प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूँ। हाँ, तो रोहन आपने बताया, तो आप सबसे पहले बताइए कि आपका जो टेस्ट कब शेड्यूल हुआ था। मेरा टेस्ट शेड्यूल हुआ था अक्टूबर 2020 में। या अक्टूबर 2020 यस, राइट। में। या तो आपका जो टेस्ट शेड्यूल हुआ था, तो आप सबसे पहले पैटर्न क्या था टेस्ट का? एग्जाम पैटर्न नॉर्मली जैसा रहता है, एप्टी, रीजनिंग, वर्बल, कोडिंग, एमसीक्यूज एंड कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, तो आप ये बताइए कि इनका जो डिफिकल्टी लेवल था वो क्या था? डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो एप्टी का लेवल हमेशा से हार्ड रहा है। मीडियम भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं लेकिन मोस्टली हार्ड ही आते हैं उसमें। एंड जो अदर सेक्शन है, रीजनिंग की बात कर ले, वर्बल की एंड कोडिंग एमसीक्यूज की, ये इजी टू मीडियम ही होते हैं। तो आपने इसका बताया, तो आप कोडिंग में बताइए, कोडिंग के में कितने क्वेश्चंस आते हैं और टाइम क्या रहता है कोडिंग क्वेश्चंस में? कोडिंग में 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक होता है 15 मिनट का, एक होता है 30 मिनट्स का। या एंड कोडिंग का जो लेवल आते हैं दोनों मीडियम लेवल के ही रहते हैं दोनों क्वेश्चन। यस, तो आप बताइए कि जो कोडिंग में आपने क्वेश्चन 2 बताए, तो इम्पोर्टेंट है करना या नहीं है? या अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो अगर आपका सिलेक्शन होना है निंजा प्रोफाइल, डिजिटल प्रोफाइल में, सो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपका कोडिंग क्वेश्चंस होने जरूरी है। आपका कॉग्निटिव सेक्शन अच्छा है, ओवरऑल स्कोर चेक किया जाता है टीसीएस में जनरली। सो अगर आपका यहाँ पे ओवरऑल स्कोर अच्छा है, आपने कोडिंग के भले ही दोनों क्वेश्चन नहीं किए हो, सो आपके फिर भी चांसेस बनते हैं आपका निंजा प्रोफाइल में और डिजिटल प्रोफाइल में भी आपके चांसेस बनते हैं। अगर आपका 80 to 85% क्राइटेरिया जाता है पूरे इंटरव्यू के स्कोर में, सो डेफिनेटली यू विल आल्सो एलिजिबल फॉर द डिजिटल इंटरव्यू। यस, तो रोहन ने यहाँ पे सब राइट बताया है कि आपको यहाँ पे आपका 2 कोडिंग क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट कर दिए, तो आपका यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि आप डिजिटल इंटरव्यू के लिए भी सिलेक्ट हो। और सबसे पहले जो आपने बता दिया कि आपका जो टेस्ट शेड्यूल होता है, तो आप बताइए कि टेस्ट शेड्यूल होने के बाद कितने दिन बाद इसका रिजल्ट आया था? After 10 to 15 days, I got the mail. Then you are selected for the interview process of TCS. And after 1 month approx, I got the mail. Then your interview schedule on this day. तो आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, तो आप बताइए कि इंटरव्यू शेड्यूल होने में यहाँ पे कितने पैनलिस्ट ज्वाइन हुए थे? जैसे मैं ज्वाइन किया था मैंने, तो HRMR TR 3 पैनलिस्ट थे वहाँ पे। एंड फर्स्टली एचआर ने मुझसे पहले सबसे पहले ग्रीट किया उन्होंने मुझे, एंड देन मुझे उन्होंने टीआर को रेफर कर दिया। यस, सो यहाँ पे आपको टीआर को रेफर कर दिया एचआर ने। तो यहाँ पे टीआर ने आपसे क्या स्टार्टिंग कैसी करी? टीआर ने सबसे पहले मुझे पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यस, इंट्रोडक्शन मैंने बताया, सारी चीजें मेंशन की मैंने इंट्रोडक्शन में। देन उसमें मैंने प्रोजेक्ट भी बताया था, तो उन्होंने मुझे अगला क्वेश्चन प्रोजेक्ट के ऊपर किया कि आपने प्रोजेक्ट क्यों बनाया है, क्या यूजेस है इसका, एंड क्या एप्लीकेशंस वगैरह, ये पूछा। सो मैंने सारी चीजें बताई, प्रोजेक्ट के बारे में अच्छा डिटेल में बताया उनको। एंड उसके बाद में मैंने सामने रह के कहा था, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट अच्छा बनाया था बहुत ही, तो एंड बहुत सारी चीज़ों को मुझे पता भी था, तो मैंने सामने रहकर कहा कि सर कैन आई शेयर माय स्क्रीन एंड शो माय कोड विथ यू। सो उन्होंने मुझसे कहा या शो, आप अपना कोड भी शेयर कर सकते हैं। सो मैंने किया, उनको दिखा स्क्रीन शेयर करके, एंड उनको कोड एक्सप्लेन करने लगा। सो थोड़ी देर पहले तो उनका यस यस आ रहा था, यस यस, मतलब मैं कुछ लाइन वगैरह समझा रहा था तो उनका यस यस आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि इनका रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, कुछ मेरे कोड में कुछ मैं गलत बता रहा हूँ, ये वो। सो फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि नेटवर्क इश्यू है एंड डिसकनेक्ट हो चुका है कॉल। देन उसके बाद में मैंने थोड़ी देर वेट किया, क्योंकि अगर मैं लीव करता हूँ तो शायद मीटिंग से बाहर हो जाऊँ मैं, वो फिर से ज्वाइन कर ले, तो मैं इसलिए वेट कर रहा था और वो भी इसीलिए वेट कर रहे थे कि ये फिर से कनेक्टेड हो जाए, ये वो। सो उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया एचआर ने फिर से कि रोहन आप डिसकनेक्ट हो चुके हो, फिर से ट्राई कीजिए या फिर कुछ अदर नेटवर्क कनेक्ट करके आप ट्राई कीजिए। सो मैंने फिर से कनेक्ट किया जैसे तैसे करके, और अच्छा फिर से हो गया था कनेक्टेड। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने क्वेश्चन किया, HTML CSS के कुछ टैग वगैरह पूछे थे, CSS में ग्रिड क्या होता है वो पूछा था, फिर जावास्क्रिप्ट पूछा था, प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी था। और ये मैंने सारी चीजें मैंने रिज्यूमे में मेंशन नहीं की थी, फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा। फिर पाइथन के ऊपर भी क्वेश्चन निकले वहां पे कि नमपाइस पांडास क्या होता है।
उसके बाद में और डीप में जाने लगे वो, देन लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। Yes. अब ये मैंने मेंशन नहीं Machine learning का की, लेकिन topic यस है। पाइथन, मैंने प्रोजेक्ट पाइथन एंड फ्लास्क के ऊपर बनाया था। सो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करने चालू कर दिए मशीन लर्निंग के ऊपर भी। Yes, yes. सो मैंने उन्हें मना कर दिया कि सर आई डोंट नो टू मच अबाउट दिस बिकॉज आई नो ओनली द बेसिक्स ऑफ पाइथन Yes. एंड आई आल्सो मेंशन इन माय रिज्यूमे जावा, सी, सी प्लस प्लस, नॉट पाइथन। सो उन्होंने पूछा ओके ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरा टेक्निकल राउंड ओवर हो गया था। तो यहाँ पे आपका टेक्निकल राउंड ओवर हो गया था, तो उसका Yes. नेक्स्ट राउंड यहाँ पे आपका एमआर था या एचआर था? या इसके बाद मेरा एमआर राउंड था। Yes. एंड एमआर राउंड में भी मुझसे मोस्टली क्वेश्चन टेक्निकली पूछे गए। Yes. उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने रिज्यूमे में जावा मेंशन बताया था, आपके इंट्रोडक्शन में भी आपने बताया था, सो मुझे उप्स के कॉन्सेप्ट बताइए विथ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में। मैंने सारे अच्छे क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत तो मैंने टाइम लिया था इसमें सारे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में बताने के लिए। उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड व्हाट इज इंटरफेस एंड दोनों में डिफरेंस क्या है। सो ये क्वेश्चन का भी अच्छा से मैंने आंसर बताया। उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या होता है, हम क्यों ये यूज करते हैं जावा में। ओके एंड इसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि जो हम एक्सेप्शन एंड हैंडलिंग में ट्राई, कैच, ब्लॉक एंड फाइनली ब्लॉक होते हैं, सो ट्राई कैच से सब कुछ हो जाता है तो हम फाइनली क्यों लिखते हैं, उसकी क्यों नीड पड़ती है फाइनली ब्लॉक की एक्सेप्शन एंड हैंडलिंग में, ये क्वेश्चन पूछे गए। फिर उसके बाद में या जनरली यही क्वेश्चंस थे मुझे जावा में एंड एमआर ने ये क्वेश्चंस किए। फिर उसके बाद में उन्होंने एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि रोहन अच्छा बताइए कि अगर हम आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी दे दे जिसका आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, आपने कभी अभी तक पढ़ी भी नहीं है कुछ भी उसके बारे में, सो आपको उस पर वर्क करने का बोलते तो आप करना चाहोगे, आपको कुछ भी नहीं आता तो आप क्या करोगे उस केस में। सो मैंने बोला कि सर डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा उस टेक्नोलॉजी को लर्न करने का एंड न्यू टेक्नोलॉजीज मुझे पढ़ना बहुत ही पसंद है एंड अगर मुझे न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगी वो भी टीसीएस के प्लेटफॉर्म पे या टीसीएस जैसी कंपनी के थ्रू, सो बिल्कुल मैं पढ़ूंगा वो टेक्नोलॉजी एंड उस पर वर्क करने की कोशिश करूंगा। एंड टीसीएस में मोस्टली न्यू टेक्नोलॉजीज भी आजकल चल रही है, सो जो भी मुझे मिलेगी वो न्यू टेक्नोलॉजी होगी एंड यस उससे मेरा फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा रहेगा। डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दैट। सो यहाँ पे आपका एमआर राउंड हो चुका था होगा। Yes, तो आपका जब एमआर राउंड हुआ था उसके बाद यहाँ पे एमआर ने यहाँ पे एचआर को रेफर करा, तो एचआर ने यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस थी वो भी बताइए। या सो मेरा एचआर राउंड में सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप नाइट शिफ्ट में वर्क करना चाहोगे अगर हम आपको अलोकेट करें नाइट Yes. शिफ्ट के लिए भी। सो मैंने इसके लिए यस कहा एंड जितने भी ये देख रहे हैं वीडियोस तो मैं उनके लिए भी कहूंगा कि नाइट शिफ्ट में आपको यस ही बोलना है, नो नहीं कहना है। ओके एंड उसके लिए उसके बाद में उन्होंने एक और क्वेश्चन किया कि हम आपको अदर सिटी में ट्रांसफर कर दें तो आप उसमें भी रहोगे कंफर्टेबल या नहीं रहोगे। सो उसमें मैंने कहा कि यस डेफिनेटली आई विल गोइंग टू अनदर सिटी एज वेल। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी क्या वीकनेस है, ओके आप अभी कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत है, तो मैंने बताया इसके ऊपर जो मेरी वीकनेस थी उस पर बताया। फिर उन्होंने बोला कि आप इम्प्रूव कैसे करोगे इसमें अगर आपको करना चाहोगे तो मैंने बताया कि इस टाइप से मैं इम्प्रूव करूंगा ये वो। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट देखना चालू किए, आधार कार्ड देखा। फिर इसके बाद में उन्होंने मेरी 10th 12th की मार्कशीट देखी, परसेंटेज शो करने को कहा कि आपके कितने परसेंटेज थे, कितने टोटल मार्क्स थे इसमें। फिर इसके बाद में उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में उनकी प्रोसेस ओवर हो चुकी थी। लास्ट में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू मी एंड उसके बाद मैंने क्वेश्चंस किया उनसे कि ड्यूरिंग द कोरोना पेंडेमिक्स हाउ टीसीएस मैनेज देयर एम्प्लॉयज एंड अदर स्टाफ एज वेल। सो उन्होंने मुझसे आंसर बताया अच्छे से एंड यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ओवर हो चुका था। हाँ, तो यहाँ पे आपको रोहन ने जो लास्ट क्वेश्चन का बताया है कि इन्होंने बताया था कि आपके कैसा क्वेश्चन पूछा है इन्हें, तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछना ही है, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे और अच्छा क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पे कुछ पैनलिस्ट ज्वाइन होते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं तो कैंडिडेट बता नहीं पाता, बोलता है नो क्वेश्चन आया, नो क्वेश्चन। सो ये आपका यहाँ पे इंप्रेशन रॉन्ग अच्छा नहीं जाएगा। तो आपको ये यहाँ तक हो गया। फिर हम आपको बताएंगे जो लाइन बाय लाइन जो कंक्लूजन बताएंगे इस वीडियो में कि क्या क्या आपको पॉइंट्स को एकदम इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके रखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि आपको इंट्रोडक्शन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ पे अच्छा फोकस करना है, आपको इंट्रो अच्छा करना है। और सेकंड यहाँ पे आपका रेज्यूमे, तो आप कोई बच्चों का डाउट रहता है कि रेज्यूमे पे ही क्वेश्चन आएगा, बट दैट डिपेंड ऑन द इंटरव्यूअर कि वो आपसे रेज्यूमे पे क्वेश्चन पूछ रहा है या रेज्यूमे के बाहर भी पूछ रहा है। बट आपने जो रेज्यूमे में मेंशन करके रखा है उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए और फेक इंप्रेशन शो नहीं करना है। तो आपका यहाँ पे सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड यहाँ पे रोहन ने दिया था
प्रोजेक्ट का। Yes. तो रोहन प्रोजेक्ट के बताओ कि प्रोजेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। या प्रोजेक्ट जो आप भी बना रहे हो सबसे पहले तो यूजफुल होना चाहिए एंड आपके टीम वर्क करा होना चाहिए। आपने सिंगल बनाया हो तो उनको ऐसा बताना नहीं है कि आपने खुद नहीं बनाया अकेले ने, आपने टीम के साथ वर्क नहीं किया। आपको टीम वर्क ही बताना है। टीसीएस में जितने भी आप आंसर करोगे वो ऐसा लगना चाहिए कि आपने टीम वर्क ही किया है, आपने अकेले नहीं किया है। ओके, इससे पता चलता है कि आप टीम वर्क में कंफर्टेबल हो। टीम लीडिंग स्किल्स भी आपके अंदर आपको बतानी है कि आप टीम भी लीड कर सकते हो, कि आगे जाके वो आपको अच्छी पोजीशन भी देने के लिए तैयार रहे। तो ये चीजें मेंशन करनी है। एंड एक और चीज कि आपको सारे जेन्युइन चीजें बतानी है। डू नॉट पुट सो मेनी थिंग्स दैट यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट। सो आपको ये चीजें नहीं मेंशन करनी है, जेन्युइन रहना है। रिज्यूमे में जैसे आपने बताया था, रिज्यूमे में भी जो टेक्नोलॉजी आपको अच्छे से आती है प्लीज वही मेंशन कीजिए, ज्यादा नहीं मेंशन करना है आपको। C++, HTML, पाइथन एंड सो ऑन, बहुत सारे मशीन लर्निंग AI सब कुछ मेंशन कर दिया और आपको आती नहीं है, क्वेश्चन पूछ लिया अगर आपसे तो आप वहीं पे फंस जाओगे ना, इंटरव्यू से बाहर हो जाओगे। क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, आपसे भी ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। सो आपको वही चीजें बतानी है जो आपको आती है। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया था। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि आपने यहाँ पे टीसीएस में जब ज्वाइन करते हैं पैनलिस्ट कितने रहते हैं। पैनलिस्ट डेट डिपेंड ऑन द डे। कभी यहाँ पे दो पैनलिस्ट भी रहते हैं, कभी 3 पैनलिस्ट भी रहते हैं। यहाँ पे ऐसा रहता है कि कई बार यहाँ पे आपका टीआर और एमआर एक साथ होता है और कई बार आपका तीनों एक साथ होते हैं। तो जहाँ पे आपका टीआर और एमआर एक साथ हो रहा है तो वहाँ पे आपका जो एचआर होता है वो राउंड यहाँ पे आपका टीआर एमआर में से जो सिलेक्टेड रहते हैं तो वहाँ 5 to 6 बच्चों का यहाँ पे लेके एक एचआर इंटरव्यू शेड्यूल करता है। तो उसमें आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ये इंटरव्यू राउंड शेड्यूल, तो आपको यहाँ पे हमने कंक्लूजन पूरा बता दिया, एंड टू फ्रंट टू एंड यहाँ पे आपको क्या डिसाइड करके रखना है और कैसा बताना है। यहाँ पे इंटरव्यू था और यहाँ पे रोहन ने जो आपको बताया। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि मुझे एक से क्वेश्चन पूछा था कि हमारे एचआर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए, सो क्या हमारा इसका मतलब कि हमारे रिजेक्ट हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने मुझे एक भी डॉक्यूमेंट नहीं देखे। सो ऐसा नहीं है। कुछ के होते हैं कि उनके बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं, कुछ एचआर किस टाइम पे कभी वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। सो ऐसा मतलब नहीं है कि आप रिजेक्ट हो चुके हैं। वो मेरी एक फ्रेंड है, उसका भी चेक नहीं किया था लेकिन वो सिलेक्ट हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो एंड आप सिलेक्ट ना हो। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग रोहन। यस, थैंक्स भावेश। एंड थोड़े टाइम बाद हम एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपका भावेश का। Bhavesh is also selected for the Accenture as well as Genpact company and ये अभी Genpact में एज ए डेटा इंजीनियर के रोल में है। एंड ये भी आपसे शेयर करेंगे अपने थॉट्स एंड एक्सपीरियंस की इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की। डेटा इंजीनियर के भी मार्केट में अभी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है एंड भावेश को अच्छा खासा नॉलेज है उसका डेटा इंजीनियर का। जितने भी मशीन लर्निंग वाली फील्ड है पर वहाँ पे आपकी डेटा रैंगलिंग हो जाती है, देन उसके बाद में आपका आ जाता है डेटा को एनालाइज करना। तो ये सारी चीजें, तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। तो भावेश आपको उसके बारे में बताएंगे एंड एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना। यस, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो एंड हमारे तो फैंटास्टिक प्रोग्रामर में बने रहना। वीडियो को अच्छा लगा हो, शेयर करना। यस, एंड हेल्पफुल रहा हो सो प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके रख लेना हमारे तो फैंटास्टिक प्रोग्रामर को। बहुत ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।